नमस्कार प्यारे बच्चों, सैनिक कैरियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फिर से। जैसा कि बच्चों अपनी पहले चैप्टर अपना चल रहा था पहले अभी जो पॉलीमर के बारे में हमने कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन हमने किया है वो टॉपिक थे हमारे। पहला था हमने पहले तो डिस्कशन किया, सामान्य जनरल बातें की, फिर इसका क्लासिफिकेशन देखा, वर्गीकरण देखा। वर्गीकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने इसका जो स्रोत के आधार पर देखा, यानी स्रोत या उद्गम स्रोत के आधार पर देखा। दूसरा फिर हमने देखा स्रोत के आधार पर भी इसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्धसंश्लेषित। दूसरा बिंदु था अपना स्रोत या युग्म के आधार पर, एकलकों के आधार पर। फिर दूसरा बिंदु था एकलक के आधार पर 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। 2 भाग कौन कौन से थे? एक था समबहुलक, एक था सहबहुलक। सम और सह। समबहुलक कौन से होते हैं? जिसमें एक ही प्रकार की एकलिकाएं होती है। सहबहुलक कौन से होते हैं? जिसमें अलग अलग प्रकार की एकलिकाएं होती है। तीसरा बिंदु हमने देखा था बहुलीकरण के आधार पर। इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, योगज बहुलक, और दूसरा था हमारा योगज के आधार पर देख लिया था, और संघनन के आधार पर हम देखा। तीसरा बिंदु कंप्लीट होने के बाद हमने चौथा बिंदु देखा था संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर हमने 3 भागे मतलब डिवाइडेशन किया था, रेखित था, साखित था, और तीसरा बिंदु था तिर्यकबद्ध। फिर था तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया था, एक था ताप दृढ़ और दूसरा था ताप सुगट्टे, जिसको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग भी कहते हैं। ये तापमान। और अंत में मैंने ये निकाल के गया था कि इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन मतलब बोर्ड के अंदर या कहीं भी मतलब जैसे एग्जाम होती है वो जनरली इसमें पूछ लेते हैं कि ताप दृढ़ व ताप सुगट्टे या थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग बहुलक में तुलना कीजिए। यहाँ तक हमने स्टडी कर ली थी। अब नेक्स्ट हमारा छठा बिंदु चलता है। छठा बिंदु है आणविक बलों के आधार पर। छठा बिंदु इसी का वर्गीकरण का ही चल रहा है। आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर छठा बिंदु जो वर्गीकरण है इसी का, इसके आधार पर हम देखते हैं तो इसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया, 2 भागों में बताया गया है। एक है प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टिक भी जिसे कहते हैं। दूसरा है रेशेदार या रेशे बहुलक। पहला हम देखते हैं प्रत्यास्थ बहुलक, और दूसरा है रेशेदार कह दो या रेशे कह दो, रेशे या रेशेदार बहुलक। सर्वप्रथम हम प्रत्यास्थ बहुलक की बात करते हैं। प्रत्यास्थ यानी कुछ ऐसे बहुलक होते हैं जिनको हम या जिनकी एकलक इकाइयों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं, जिनको खींचने पर खिंच जाते हैं और पुनः छोड़ने पर वापस अपनी पूर्व वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो होते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। तो बच्चों इस एग्जाम्पल लेके देखते हैं या इसी बार और करते हैं तो ये क्या होता है, एक सामान्य इसे रबर भी कहते हैं, सामान्य रबर भी से कहते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण के आधार पर हम देखते हैं, अभी बताया कि जैसे खींचते हैं तो खिंच जाता है और वापस छोड़ते तो पूर्व वाली स्थिति में आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इनकी जो एकलक इकाइयाँ होती हैं, इन एकलक इकाइयों के मध्य कुंडलित संरचनाएं होती हैं, जैसे स्प्रिंग होती है ऐसी कुंडलित संरचनाएं होती हैं जिनको खींचते खिंच जाता है और छोड़ देते तो वापस क्या आता है, अपनी पूर्व वाली स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रत्यास्थ बहुलक होता है। दूसरा हम इसका फिर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल हैं वल्कनीकृत रबर, ब्यूना एन, ब्यूना एस। अब बात आती है कि वल्कनीकृत रबर क्या होता है। वल्कनीकृत रबर वही होता है जो हम आगे करेंगे। ये एक प्राकृतिक रबर होता है जिसे क्या किया जाता है, सल्फर के साथ में इसकी क्रिया करवा के इसकी तन्यता, गलना, कवतना इनके गुणों में वृद्धि करते हैं, जो आगे इसकी स्टडी करेंगे विस्तार से। तो अब करते हैं हम इसके एग्जाम्पल के बाद में रेशेदार बहुलक। अब रेशेदार बहुलक कौन से होते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक हम देख लिया। रेशेदार बहुलक कौन सी होती है? रेशे या रेशेदार बहुलक।
रेशेदार बहुलक। ये कौन से होते हैं रेशेदार बहुलक? इन बहुलकों की जो तनन सामर्थ्य होती है वो बहुत ही उच्च होती है। दूसरी बात हम विशेषता देखते हैं कि इन बहुलों के मध्य या इनकी एकलक इकाइयों के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बल पाए जाते हैं जो प्रबल होते हैं और इन्हें क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये क्या होते हैं, मतलब इनकी जो तनन सामर्थ्य है वो काफी मजबूत होती है तथा इसे हम साधारणतः जैसे सामान्यतः इसको धागा जो होता है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये क्या करते हैं कि जो परिभाषा के रूप में देखें तो इस प्रकार के बहुलक में एकल इकाइयां परस्पर क्रिया करके रेशो के समान संरचना बनाती हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल हैं जैसे पॉलीएस्टर जिसमें एस्टर समूह पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं टेरिलीन होता है। क्या होता है, टेरिलीन। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेशेदार टेरिलीन। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका पॉलीएमाइड के अंतर्गत एग्जाम्पल आता है नाइलॉन 6 एमाइड समूह पाया जाता है इसके अंदर। जो आगे इसका भी देखेंगे कि एमाइड समूह कौन सा समूह पाया जाता है, नाइलॉन 6। और तीसरा हम देखते हैं प्राकृतिक रेशे जिसमें ऊन, कपास, सिल्क आदि आते हैं। तो इस प्रकार से रेशेदार बहुलक का हमने और प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की। फिर बात आती है यहां से आने के बाद में हम अब आगे चलते हैं बहुलीकरण की क्रियाविधि। तो ये थे 6 अपना क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के आधार पर। जो एक रह गया था अपना क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आणविक बलों के आधार पर, जिसमें हमने प्रत्यास्थ बहुलक और रेशेदार बहुलक की आज स्टडी कर ली है। अब चलते हैं इनकी मैकेनिज्म देखते हैं, बहुलीकरण की विधियां, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब थोड़ा सा इसका विस्तार से और अध्ययन करेंगे। इसको मिटा देता हूं बच्चों में। योगात्मक बहुलीकरण। अब बात आती है बहुलीकरण की विधियां। बहुलीकरण की विधियां 2 प्रकार की होती हैं, यानी 2 विधियां हैं। एक पहली होती है योगात्मक और दूसरी होती है संगणन। पहली बात रहती है, फर्स्ट लेते हैं हम कौन सी, एडिशन के नाम से भी जाना जाता है इसको, योगात्मक। और सेकंड है संगणन। योगात्मक बहुलीकरण कह दो और संगणन बहुलीकरण। चलो डाल देता हूं बहुलीकरण और संगणन बहुलीकरण। ये किसके आधार पर डिवाइडेशन है, 2 भाग किसके आधार पर किया था, बहुलीकरण की विधियां के आधार पर, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। 2 भाग है। अब योगात्मक जो बहुलीकरण होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं हम। इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, एकलक अणु असंतृप्त एल्किन या एल्किलॉइड्स होते हैं, उनके मध्य ये पाया जाता है। जो दूसरी बात के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंतर्गत, वो मॉलिक्यूल अक्रिय होता है। तो इन अक्रिय मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको सर्वप्रथम क्या किया जाता है, सक्रिय मॉलिक्यूल बनाया जाता है। क्योंकि जब अक्रिय मॉलिक्यूल होता है तो वो बहुलीकरण की क्रिया में भाग नहीं ले पाता है। तो सर्वप्रथम इसमें कोई विशिष्ट, जिस प्रकार से मैंने बताया कि असंतृप्त, जैसे एल्किन हो गया या दूसरा हो गया एल्किलॉइड हो गया, इस प्रकार के क्या होते हैं, इनकी क्या होते हैं, एकलक इकाइयां आपस में क्रिया करती रहती है और पॉलीमराइजेशन होता रहता है। फिर इसी के बारे में आगे हम देखते हैं कि इसमें जो अक्रिय थे, अक्रिय को हम सक्रिय करने के लिए इसमें क्या लेते हैं, इसको सक्रिय करने के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में हम कोई मुक्त मूलक या आयनिक स्पीसीज को काम में लेते हैं। अब देखते हैं इनको आगे, यानी इनकी क्रियाकारी अणु की प्रकृति के अनुसार इन यौगिकों को हम आगे कितने स्टेप या कितनी पदों में इनको पूर्ण करते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं इनको 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया। एक होता है मुक्त मूलक, एक होता है मुक्त मूलक। पहले हम योगात्मक बहुलीकरण की ही स्टडी करेंगे। योगात्मक बहुलीकरण देखो, योगात्मक बहुलीकरण के आधार पर देखो या संगणन बहुलीकरण के आधार पर देखो। योगात्मक बहुलीकरण के आधार पर देखते हैं तो इसको मतलब 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया। पहला भाग है इसका, मतलब फर्स्ट भाग है इसका मुक्त मूलक यौगिक या योगात्मक बहुलीकरण। दूसरा है इसका आयनिक। अब आयनिक में भी हाँ आगे 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया। एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन।
अब देखो, सबसे प्रथम हम योगात्मक बहुलीकरण के आधार पर ही कर रहे हैं, तो योगात्मक बहुलीकरण के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला हम देखते हैं मुक्त मूलक बहुलीकरण। अब मुक्त मूलक क्या होते हैं, कौन से होते हैं मुक्त मूलक? तो सामान्य तो हम देखते हैं कि जो समास विखंडन होता है, समास विखंडन के फलस्वरूप क्या होता है, मुक्त मूलकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मुक्त मूलकों के निर्माण के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इनको डिवाइडेशन के आधार पर 3 स्टेप में ये पूर्ण होती है जो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती है। वो कौन कौन से? तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मैं फर्स्ट यहां डाल देता हूं, फ्री रेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। देखो, मुक्त मूलक के आधार पर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, 3 स्टेप में पूर्ण होती है। फर्स्ट पद होता है इसका, एक बार कर लेते हैं इसका स्टेप फर्स्ट। सर्वप्रथम क्या होता है, स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत हम देखते हैं तो श्रृंखला प्रारंभिक पद होता है। श्रृंखला प्रारंभिक पद होता है, यानी अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि चेन इनिशियल स्टेप होती है। दूसरा होता है श्रृंखला संचरण पद, सेकंड स्टेप। पहली स्टेप कौन सी बोली मैंने बताई, श्रृंखला प्रारंभिक पद। दूसरी स्टेप कौन सी होती है, श्रृंखला संचरण पद। और तीसरी स्टेप कौन सी होती है, श्रृंखला समापन पद। तो तीनों स्टेपों को हम क्या करेंगे, अध्ययन यहां पर करेंगे। तो मुक्त मूलक के अंतर्गत, तो अब देखो मुक्त मूलक किनमें पाया जाता है, इसमें प्रारंभिक जो पदार्थ होता है वो प्रारंभिक पदार्थ प्रोक्साइड या परऑक्सी अम्ल होते हैं जो ताप से वियोजित होकर मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। जो ताप से वियोजित होकर किसका निर्माण करते हैं, मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। अब इसमें जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला बेंजोइल पेरोक्साइड, बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। योगात्मक पढ़ रहे हैं, योगात्मक मुक्त मूलक पढ़े हैं, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे आयनिक। तो मुक्त मूलक के अंतर्गत भी 3 स्टेप होंगी और आयनिक है उसमें भी 3 स्टेप होंगी। पहली स्टेप है श्रृंखला प्रारंभ पद, दूसरी स्टेप है श्रृंखला संचरण पद और तीसरी स्टेप है श्रृंखला समापन पद। चलो, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं कौन सी होती है? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका सूत्र होता है C6H5, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। यह है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब बेंजोइल पेरोक्साइड के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस बेंजोइल पेरोक्साइड के अंतर्गत जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होंगी इसकी, यानी इसमें जो एल्कीन जो समूह होते हैं जो एकलक इकाइयों के रूप में क्या होते हैं, जुड़ते रहेंगे। और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, ये पहले क्या होगा, वियोजन यानी विखंडन इसका होता है। अब देखो, सर्वप्रथम इसके हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट कौन सी बच्चों, स्टेप फर्स्ट अभी बताइए, श्रृंखला संचरण, सॉरी मतलब श्रृंखला प्रारंभिक पद। फर्स्ट है श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद, चेन इनिशियल स्टेप। श्रृंखला प्रारंभिक पद। सर्वप्रथम यह श्रृंखला क्या होगी, प्रारंभिक होगी। अब प्रारंभ कैसे होगी कि इसमें क्या होता है कि इसमें सर्वप्रथम बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर फेनिल मुक्त मूलक का निर्माण करता है। और ये जो फेनिल मुक्त मूलक है ये एकलक इकाइयां जैसे एल्कीन के साथ में जुड़ता रहता है, क्रिया करते रहते हैं और श्रृंखला का क्या होता रहता है, संचरण होता रहता है। वो स्टेप सेकंड में देखेंगे। पहले ये प्रारंभ कैसे होता है, कैसे टूटते हैं, इसके बारे में हम देखें। तो श्रृंखला प्रारंभिक पद यानी चेन इनिशियल स्टेप। देखो सर्वप्रथम आता है बेंजोइल पेरोक्साइड का ले लेते हैं, किस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटते हैं। तो वापस इस सूत्र को ले लो, C6H5, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O और C6H5। ये क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में H,
प्रकाश की उपस्थिति क्या होगा, ये वियोजित होता है। और वियोजित होते हैं इसमें क्या होगा, समास विखंडन होगा। समास विखंडन के फलस्वरूप ये क्या होगे, टूटेगा, वियोजन होगा। तो देखो यहां से आपको बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड के अंतर्गत जो आपको यहां मध्य ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो बंध बना हुआ है, समास विखंडन होगा। और समास विखंडन के फलस्वरूप क्या होगा, ये मुक्त मूलकों के रूप में क्या होगा, वियोजित होगा। तो कैसे टूटा, देखो इसके फेनिल मुक्त मूलक के यानी 2 समूह के रूप में ये डिवाइडेशन हो जाएगा। तो देखो C6H5C डबल बॉन्ड O, और यहां से टूटा दिख रहा है आपको, ये देखो यहां से ऑक्सीजन और है, ऑक्सीजन, और ये आ गया मुक्त मूलक। कितने यहां से टूटा, सेम समूह ये दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं इसके आगे लगा देता हूं 2। ये हमारा मुक्त मूलक के रूप में, समूह के रूप में क्या हो गया, ये टूट गया। और इसे क्या कहते हैं, ये श्रृंखला प्रारंभिक पद हो गया। अब देखो श्रृंखला प्रारंभिक पद के अंदर जो मुक्त मूलक है, वो मुक्त मूलक के रूप में जो बन रहा है, ये आगे कैसे टूटता है। देखो इसको वापस उठाओ, यानी दूसरी स्टेप हम देखते हैं। तो वापस लो इसको, यानी 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, टूट गया और ये मुक्त मूलक आ गया। अब क्या होगा, इसका वियोजन होगा। और वियोजन के फलस्वरूप 2 मॉलिक्यूल थे, तो चलो दोनों मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वियोजन होगा। ये बंदा आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक बंदा आपको इस कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, यहां से टूटेगा, ये भी टूटेगा यहां से, और इस प्रकार से वियोजित होकर, और किस प्रकार से मतलब ये वियोजित होकर, और ये मुक्त मूलक क्या होगा, इधर मूवमेंट करेगा। तो देखो इसमें क्या निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि CO2 समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर निकल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है खींच के ये लेके आ गया, कौन, फेनिल समूह आ गया, और इसके ऊपर मुक्त मूलक आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया हो गई क्या, तो देखो C6H5 यानी फेनिल समूह, और ये कार्बन के ऊपर मुक्त मूलक आ गया। कितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहा है फेनिल के, 2, तो 2 लगा दो। क्या निकला इसमें से बाहर, यहां से वियोजन हो गया ना, CO2 प्लस CO2, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये कौन सा बन गया, फेनिल मुक्त मूलक, फेनिल मुक्त मूलक। यही हमारे को चाहिए था, फेनिल मुक्त मूलक। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गई। अब स्टेप फर्स्ट के अंदर अब इसमें क्या आएंगे, एस संतृप्त कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन ले लिया, एस संतृप्त का मतलब हो गया कि जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो एल्कीन होता है इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो इससे जो फेनिल मुक्त मूलक है, इस फेनिल मुक्त मूलक के अंतर्गत आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको एक को निकाल लो यहां से। तो C6H5 मुक्त मूलक है, प्लस एल्कीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है एल्कीन में, यानी एथीन, ये एथीन। अब इसका श्रृंखला का प्रारंभ हुआ है। तो देखो एथीन दिखाई दे रही है, पाई बॉन्ड है यहां पर, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, वियोजित होगा, टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां वियोजित होगा, तो वही समास विखंडन के फलस्वरूप। और एक बार इसको याद रखो, तो देखो कैसे टूटेगा, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहां से पाई बॉन्ड टूटा तो किस में परिवर्तित हो गया, ये CH2 मुक्त मूलक आ गया यहां से, ये लो, और CH2 मुक्त मूलक आ गया यहां से, बन गई है एल्कीन का मुक्त मूलक। तो अब देखो इसको उठाओ यहां से, ये टूटेगी है, तो इस प्रकार से टूटे, देखो इसके ऊपर मुक्त मूलक है, जैसे यही संरचना बन गई, जैसे मैं यहां पर डाल दूं ये संरचना CH2 मुक्त मूलक है, एक ही है, यही बात इसी की कर रहे हैं, इस प्रकार टूटे। ये मुक्त मूलक जैसे यहां गया, ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक, फिर आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, बंध का निर्माण हो जाएगा। तो देखो C6H5 मुक्त मूलक है, इसके ऊपर भी मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल आ रहे हैं जो समास विखंडन के फलस्वरूप टूट कर बना है, और ये बन गया CH2। अब इस वाले मुक्त मूलक, तो इस मुक्त मूलक फ्री रेडिकल इसके साथ में जुड़कर बंध बना लिया, लेकिन ये फ्री रेडिकल इधर मुक्त मूलक शेष रह गया, तो ये छोड़ दो यहां से। ये श्रृंखला प्रारंभिक पद यानी स्टेप आ गए, जिसे एकलक मुक्त मूलक के नाम से भी जाना जाता है। एकलक मुक्त मूलक, ये देखो बच्चों, एकलक मुक्त
मूलक। यहां तक हमने क्या किया, श्रृंखला का प्रारंभिक स्टेप पढ़ी। एक बार देख लो आराम से और फिर हम आगे चलते हैं। इसमें से देख लिया, यहां से वापस रिवाइज कर रहा हूं। पहला हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद, क्योंकि 3 स्टेप में पूर्ण होती है, श्रृंखला प्रारंभिक, श्रृंखला संचरण और श्रृंखला समापन पद। पहले हम श्रृंखला प्रारंभिक पद के बारे में पढ़ रहे हैं। श्रृंखला प्रारंभ यानी चेन इनिशियल स्टेप। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड का हमने एग्जांपल लिया था। बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, वियोजन होता है। वियोजन के फलस्वरूप क्या होता है, ये मुक्त मूलक के रूप में टूटती है। तो देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से मुक्त मूलक जो समास विकर्ण के फलस्वरूप यहाँ से टूटा, टूटने के फलस्वरूप ये समूह का निर्माण हो गया। अब देखो दूसरा जो हमारे पास में जो फेनिल का जो मुक्त मूलक के समूह के रूप में जो टूट कर आया था, वियोजन हुआ था समास विकर्ण के फलस्वरूप प्रकाश की उपस्थिति में, इसमें से उठाओ इसको वापस, यहाँ से इसका वापस पुनः क्या करवाते हैं, विखंडन यानी वियोजन करवाते हैं। तो क्या हुआ, इसमें फेनिल मुक्त मूलक का क्या हुआ, निर्माण हुआ। CO2 क्या हो गई, जैसे बाहर निकल गई। फेनिल मुक्त मूलक, अब इसी प्रकार से फेनिल मुक्त मूलक में हमने क्या करते हैं, अब श्रृंखला का क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो हमने कोई एल्किन समूह लेके आए, एल्किन समूह लेके आए। तो अब एल्किन के अंदर जैसे हमने एथीन ले लिया, एथीन क्या करेगा, इस श्रृंखला को क्या करेगा, संचरित करेगा आगे जाकर। तो देखो हमने एथीन ली थी, एथीन का हमने क्या करा, वही समास विकर्ण के फलस्वरूप मुक्त मूलक के रूप में वियोजन हुआ और मुक्त मूलक के वियोजन होकर क्या बना दिया, एकलव्य मुक्त मूलक का निर्माण कर दिया। ये ऊपर क्या बढ़ गया था, फेनिल मुक्त मूलक बन गया। अब दोस्तों कि पेरोक्साइड के रूप, यार पेरोक्साइड का है तो वियोजन करा रहे हैं। तो बच्चों देखो इस वाला जो समूह आ रहा है, ये वाला जो समूह आ रहा है या यहाँ ये वाला जो समूह आ रहा है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। जैसे कोई पेरोक्साइड लिया, ये पेरोक्साइड, चलो हम इसी का, क्योंकि आसान रहेगा, काम आसान रहेगा। जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड, इस पेरोक्साइड का वही बात है जो बेंजोइल पेरोक्साइड का हमने कराया था। इस पेरोक्साइड का वही बात है, यहाँ से वियोजन होगा येलो और होकर किसके रूप में टूट गया, क्या हुआ, जैसे 2R और ये मुक्त मूलक आ गया। एक ही बात है, चाहे ये एग्जाम्पल के आपके श्रृंखला संचरण पथ में ले लेना या इसको ले लेना पेरोक्साइड को, या इसके रूप में आप वियोजन करवाते रहना, वही बात होगी। जैसे इसका फिर यहाँ से उठाओ मॉलिक्यूल को मुक्त मूलक के रूप में, वही एल्किन था, टूटा था, पाई बॉन्ड टूटा, वियोजन हुआ, वियोजन के फलस्वरूप क्या बना हमारे पास में, R, वियोजन हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, मुक्त मूलक आया, ये मुक्त मूलक आपस में जुड़े और CH2 ये मुक्त मूलक। तो हम क्यों ना इसी एग्जाम्पल को यानी श्रृंखला प्रारंभिक पद वाले जो उत्पाद बड़ा हमारे को पास में, इस स्टेप को क्या करते हैं, श्रृंखला संचरण पद में हमें लेते हैं। चलो दिख गया बच्चों, देख लो एक बार वापस इसको। अब मैं मिटा देता हूं उसको, श्रृंखला प्रारंभिक पद। अब स्टेप सेकेंड, श्रृंखला संचरण पथ। प्रोफिकेशन स्टेप, श्रृंखला संचरण पथ। जो अंतिम उत्पाद हमारे पास किसका, श्रृंखला प्रारंभिक पद था, किसका अंतिम उत्पाद जो हमारे पास, जैसे ये मैंने डाला था, इस वाले को उठाओ यहाँ से, यहाँ डालो इसको, RO, मुक्त मूलक हट जाएगा यहाँ से, CH2 ये मुक्त मूलक। श्रृंखला का संचरण करना है। अब श्रृंखला संचरण पद में कौन से एकलिकाएं जुड़ेगी, एथीन की एकलिकाएं जुड़ेगी और जुड़ती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी। जिस प्रकार से आप जानते हो, जैसे एक स्टेप के रूप में कि जैसे मैंने एक और स्टेप ले ली, जैसे ऊपर ले लो या यहाँ डाल के डाल लो, प्लस एल्किन सब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जोड़ो। देखिए काल्पनिक करो, इमेजिंग करो और जोड़ो। देखिए इसको जोड़ दिया होगा, चलो यही जोड़ा होगा आपने, RO, CH2
टूटा यही है, वो आया यहाँ पर मुक्त मूलक, यहाँ पर मुक्त मूलक, पाई बॉन्ड टूटा, मुक्त मूलक फिर यानी फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए, क्या बना दिया, बॉन्ड का निर्माण कर दिया। ये लो CH2 हो गई श्रृंखला का संचरण। चल रहा है, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उठाओ इसी को जो उत्पाद के रूप में हमारे पास में ये जो चेन प्राप्त हुई, लो R यहीं से ले लेते हैं, इसको इसी से आगे बढ़ा लेते हैं बार बार न करके। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है, एथीन है, और ये अपने पास में एकलक मुक्त मूलक की इकाई है, एकलक मुक्त मूलक की इकाई है। ठीक है, जोड़ो, जुड़ जाएगा, फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है, वही टूटेगा, ये मुक्त मूलक आएगा फ्री रेडिकल, और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ROCH2 CH2 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 जोड़ दो, ये लो हट गया मुक्त मूलक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो इसी प्रकार से और एक एल्कीन समूह ले सकते हो, यानी एथीन एक और ले सकते हो, बढ़ती जाएगी श्रृंखला, यानी CH2 कौन से समूह का प्रॉपर वृद्धि हो रही है, इसी समूह की वृद्धि चल रही है। तो क्यों ना हम इसको n मॉलिक्यूल के रूप में ले ले, इसको n अणुओं की संख्या के रूप में, यानी एल्किल जो एथीन समूह है उन संख्याओं को हमने आगे क्या लगा दिया, अनेक अणुओं की संख्या है n लगा दिया, क्या हो गया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या हो जाएगा, कौन सी श्रृंखला का संचरण, कौन से समूह का हो रहा है बार बार, इसी का तो हो रहा है बार बार श्रृंखला का संचरण। तो ये देखो ROCH2 CH2 ले सकते हो, आगे इसी में भी लगा सकते हो CH2 ये लो लगा दो यहाँ पर N, और चलता रहेगा, ये लो CH2 मुक्त मूलक, यहाँ पर भी डाल सकते हो इसको N को आप, क्योंकि कौन से समूह की प्रॉपर वृद्धि हो रही है, कौन सी, इसी समूह की वृद्धि हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया N मॉलिक्यूलर अणु की संख्या में कितने में आप वृद्धि कर सकते हो। ये हो गया हमारा श्रृंखला संचरण पथ। अब पहले श्रृंखला प्रारंभिक हो गया, संचरण हो गया, तीसरी स्टेप अब ये बढ़ती जाएगी, इसको क्या करना है, हमें रोकना है, तो श्रृंखला समापन पथ तीसरी स्टेप लेते हैं। तो ये लो मैं इसको मिटा दूं, दिख गया होगा क्योंकि नीचे तक आएगा नहीं, मिटा देता हूं मैं इसको, ऊपर वाले को देख लिया होगा, यहाँ से वापस बता देता हूँ। स्टेप सेकंड है श्रृंखला संचरण पथ है। श्रृंखला संचरण पथ में क्या हो रहा है, जो एकलक मुक्त मूलक की इकाइयां हमारे को प्राप्त हुई थी यहाँ से, इसी को हमने क्या लिया, यहाँ ले लिया। कौन से समूह एकलक अणु इसमें जुड़ते रहेंगे, एथीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जुड़ते रहेंगे। ये लिया एथीन का मॉलिक्यूल्स जुड़ते रहेंगे, ये टूटा समास विघटन फलस्वरूप ये लो बन गया ये। इसी प्रकार से फिर हमने वही एल्किन समूह लिया, जोड़ा वापस, क्या हुआ, श्रृंखला का संचरण। देखो एक और CH2 समूह बढ़ गया यहाँ से। इसी प्रकार से आप जोड़ सकते हो, इतनी लंबी करते रहेंगे तो अंत तक चलती रहेगी। इसको क्या करना है, अंत में हमारे को रोकना है। रोकने के लिए क्या आ गया, स्टेप थर्ड, ये लो मैं मिटा देता हूं इसको। श्रृंखला समापन पथ, श्रृंखला समापन पथ। श्रृंखला समापन पथ के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी इससे जो श्रृंखला हो रही है, जो बढ़ रही है, इसका क्या करते हैं, रोकते हैं, यानी चेन टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप। चलो श्रृंखला समापन कैसे करते हैं, उत्पाद के रूप में अंत में हमारे यहाँ से यही पड़ा था, इसको उठाओ यहां से। जो श्रृंखला संचरण पथ का अंतिम स्टेप हमारे पास में प्राप्त हुई थी ये, अब इसका क्या करना है, समापन करना है। अब इसका जो समापन होता है ये 4 प्रकार से होता है। श्रृंखला समापन पद कितने स्टेप में पूर्ण होगा, 4 कौन कौन से हैं, युग्मन फर्स्ट, दूसरा कौन सा है, असमानुपात, तीसरा कौन सा है, श्रृंखला स्थानांतरण,
और चौथा कौन सा है, इनहिबिटर, निरोधक। चारों स्टेपों का हम अध्ययन करेंगे यहां पर। पहला फर्स्ट ले लेते हैं युग्मन, कपलिंग। फर्स्ट श्रृंखला समापन कर रहे हैं। श्रृंखला समापन में हमने 4 स्टेप पढ़ी है, 4 प्रकार से करते हैं। पहला आ गया युग्मन आ गया, दूसरा आ गया असमानुपात आ गया, और तीसरा हमारे पास में आ गया श्रृंखला स्थानांतरण, और चौथा आ गया इनहिबिटर यानी निरोधक के रूप में। तो पहले हम करेंगे कपलिंग यानी श्रृंखला समापन के रूप में। इसमें क्या होता है कि सभी जो एकलक अणु होते हैं वो आपस में क्रिया करके समाप्त हो जाते हैं, और एक बड़े मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके क्या हो जाते हैं, यानी समाप्त होते हैं। बड़े मुक्त मूलक का निर्माण होता है, और बड़ा मुक्त मूलक क्या होता है, आपस में क्रिया करके क्या हो जाता है, उदासीन अणु का निर्माण कर देता है, और श्रृंखला का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम कैसे करते हैं इसका समापन, तो देखो यहां से मैंने एग्जाम्पल लिया था ये, और अंत में हमारे पास में जो पेरोक्साइड के रूप में यहां से लिया था, अंत में ये बना था। अब यहां से देखो इस वाला जो पेरोक्साइड था इसका तो हमने क्या कर लिया, चयन प्रारंभिक देख लिया, फिर इसका संचरण देख लिया, फिर इसका समापन देख लिया। अब कल्पना करो जैसे इसी को जैसे मैंने तोड़ा था, कल्पना इमेजिन करना, इसी को जैसे मैंने तोड़ा था यानी वियोजित किया था, तो कितने मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ था यहाँ पर, 2RO, जिसमें से एक पेरोक्साइड के मुक्त मूलक का हमने क्या कर लिया, तीनों स्टेप देख लिए। अब दूसरा था जैसे ये बना जैसे मुक्त मूलक, इसी का भी तो हम तीनों स्टेप अपना सकते हैं। वही जैसे इसका हमने कर लिया तो दूसरे वाले का जैसे वही श्रृंखला प्रारंभिक, श्रृंखला संचरण और श्रृंखला समापन, तो वो भी क्या होगा, सेम ऐसी इकाई तो प्राप्त होगी हमारे पास में, अंत में ऐसी इकाई तो प्राप्त होगी। जैसे प्रारंभिक वाली जो इकाई है या पद है या श्रृंखला संचरण है उसको मैं यहाँ पर N1 दे दूं, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, वो दूसरी एकलक इकाई कौन सी हो जाएगी जो श्रृंखला संचरण पद करके संचरण के फ्लक्स को कैसे समाप्त, तो देखो सेम ऐसी होगी तो लगाया प्लस, सेम होगी वही CH2 क्या आ जाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लगा देता N2, क्योंकि N प्रारंभिक हमने एक का हमने करवा लिया तो N2 इमेजिंग सेम ऐसी एकलिक इकाइयां प्राप्त होंगी हमारे पास श्रृंखला के संचरण के पद के रूप में, और CH2OR। बहुत आज काम आसान हो गया, समापन हो जाएगा। युग्मन देख रहे हैं, समापन कर रहे हैं, कपलिंग देखो यहां पर मुक्त मूलक और यहां पर मुक्त मूलक दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों के मध्य जो प्लस आपको जोड़ने वाला जो साइन दिखाई दे रहा है ये हट जाएगा, और दोनों मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, बॉन्ड के रूप में बन जाए। तो देखो क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, ये लो जोड़ दिया होगा। रब कॉपी तुम्हारे पास में होगी बच्चों, रब कॉपी लेकर बैठा करो जिससे आप कुछ अभिक्रियाओं को तुम खुद भी हल सोल्व कर सकते हो। यहां तक पहुंच गए थे हम, ये लो CH2, ये देखो इसके और इसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये आ गया हमारे पास में, जैसे CH2 आ गया तो ये CH2 मुक्त मूलक दिखाई दे रहे हैं, दोनों बंद बन जाएंगे, ये लो CH2 हट गया ऐसे मुक्त मूलक, वापस जो शेष रह गया उसको जोड़ देते हैं, CH2 इसका लगा दो होल का N2, CH2OR, ये श्रृंखला समापन हो गया। श्रृंखला किसके द्वारा हुआ, पहला स्टेप पढ़ा था हमने युग्मन यानी कफलिंग, ये तो हो गई प्रारंभिक स्टेप। अब दूसरा हम देखते हैं कि युग्मन कैसे हुआ। पहले तो युग्मन की फलस्वरूप क्या है कि जब सभी एकलक अणु यानी क्रिया करके समाप्त हो जाते हैं तो एक बड़े मुक्त मूलक का क्या होता है, आप निर्माण होता है जो आपस में क्रिया करके उदासीन अणु का निर्माण कर देते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब स्टेप लेते हैं समापन के लिए, स्टेप कौन सी लेते हैं, दूसरी, असमानुपात। दूसरी स्टेप है असमानुपात, तो ये लो असमानुपात।
सेकेंड स्टेप। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, श्रृंखला का समापन कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के स्थानांतरण द्वारा, यानी इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा और हाइड्रोजन के स्थानांतरण के फलस्वरूप उदासीन अणु का निर्माण होता है। वो कैसे होता है उदासीन अणु का निर्माण, तो देखो जैसे श्रृंखला समापन पद के रूप में हमने ये ले लिया था, इसको मैं वापस मिटा देता हूं एक बार, क्योंकि या तो श्रृंखला का एक फर्स्ट पद तो देख लिया कपलिंग के द्वारा। अब देखो असमानुपात कैसे होता है। स्टेप 30 चल रही थी हमारे श्रृंखला समापन पद, इसको मैं मिटा देता हूं और इस युग्मन की जगह इसी का एग्जाम्पल को काम में ले लेते हैं, असमानुपात। असमानुपात ये रोकना है। किस प्रकार से हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है, तो देखो हाइड्रोजन के स्थानांतरण के फलस्वरूप किस प्रकार से टूटेगा, किस प्रकार से वियोजित होगा, किस प्रकार से ये टूटकर श्रृंखला का समापन होता है। देखो देखिए सोचो, इसी का करा सकते हैं असमानुपात, ऊपर डाल दिया मैंने असमानुपात। इस मुक्त मूलक के पास वाला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है जो CH2 समूह, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या होगा, यहां से बस असमानुपात में कुछ भी नहीं करना है। इस जो मुक्त मूलक के पास वाला जो कार्बन है, इस पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन का स्थानांतरण कर दो, हटा दो, निकाल दो इसको। निकल तो आपको पता है हाइड्रोजन निकल जाएगा मुक्त मूलक के रूप में यू, और यहां पर भी क्या छोड़ के चला जाएगा, मुक्त मूलक। तो ये टूट गया, बॉन्ड रहेगा यहां से, तो ये मुक्त मूलक हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया और ये हाइड्रोजन निकलेगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं श्रृंखला को छोड़कर। जो आपको काल्पनिक रूप से में बता रहा था, दूसरी जो श्रृंखला है मुक्त मूलक इसके पास में चला जाएगा, जो CH2 है जो मुक्त मूलक इसके क्या कर दो, हाइड्रोजन से क्या कर दो, इसको जोड़ दो, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे मुक्त मूलक के रूप, और यहाँ पर क्या जाएगा CH3 समूह। हो गई कार्बन की बैलेंस, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4, हो गई बैलेंस एक तरीके से, और क्या बन गया CH3 समूह। अब ये कैसे होगा कि सर यहाँ से तो इस हाइड्रोजन निकाल दे, इसके पास में हाइड्रोजन कमी हो गई, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हाइड्रोजन को आपने निकाला, यहाँ पर मुक्त मूलक छोड़ा, ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक आपस में जुड़कर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये लो, बहुत काम आसान हो गया, ये लो, इसका स्थानांतरण हो जाएगा इधर, स्थानांतरण करना। तो देखो क्या बना दिया होगा, रफ कॉपी होगी बच्चों आपके पास में, फटाफट बना दो, देखिए बना दिया होगा, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, आपने बना दिया होगा, फिर टाइप लिख लेना। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब देखो बोर्ड के ऊपर नजर होनी चाहिए, तोड़ा यहां से हमने, मुक्त मूलक आ गए यहां से, और मुक्त मूलक आते ही ये क्या बन गया, इसके मध्य डबल बॉन्ड आ गया CH2, हाइड्रोजन निकल गया ऐसे CH2, इस श्रृंखला का समापन हो गया। अब दूसरी जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसको दे दो, तो लो प्लस क्या आ जाएगा यहां से CH3 आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन इसके बाद रिप्लेस होकर चला गया CH3, और CH2 एंड, क्योंकि दूसरी इमेजिंग काल्पनिक के रूप में आप चला रहे हो, CH2OR, ये लो, श्रृंखला का समापन हो गया। किसके द्वारा हुआ, असमानुपात के द्वारा। ये दूसरी स्टेप थी हमारे पास। अब तीसरी स्टेप देखते हैं, श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण ये दूसरी थी, इसको देख लो एक बार, वापस समझ लो। असमानुपात में क्या हुआ, वही जो श्रृंखला संचरण के होने के बाद में श्रृंखला का समापन वाली जो स्टेप आई थी, 3 प्रकार से कर रहे थे। पहले कपलिंग के द्वारा हुई थी, कपलिंग के रूप में हमने दोनों का जैसे समापन किया था। दूसरा असमानुपात हो रहा है। असमानुपात किस प्रकार से हुआ कि दोनों एक इकाइयां हमने क्या कर दी, इसकी मुक्त मूलकों के रूप में क्या कर दी, हमने इसमें रखने के फलस्वरूप हमने क्या किया, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, यहाँ से रिफ्लेक्स होता है। ये हाइड्रोजन स्थानांतरण होकर जाएगा कहीं नहीं, यहाँ से निकला हाइड्रोजन, यहाँ से ये निकलते ही ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में आ गया, वो चला गया दूसरी जो श्रृंखला मुक्त मूलक के रूप में जो चल रही है,
और उसको क्या कर दिया, इसने रोक दिया। दूसरी स्टेप हमने देखी कि यहाँ से निकलने के बाद में पहले वाली थी, ये मुक्त मूलक क्या चला गया, मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके क्या बन दिया, पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड का निर्माण कर दिया, श्रृंखला का क्या हो गया, समापन हो गया। ये हो गई असमानुपात। अब तीसरी स्टेप लेते हैं श्रृंखला स्थानांतरण। हटा देता हूं मैं इसको एक बार, नीचे वाले को तो चलो एक बार हटा दिया मैंने, इसको वापस अपनी पूर्व वाली स्थिति में दे देते हैं। कौन सी स्टेप है, श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण। तीसरी स्टेप, श्रृंखला समापन ही कर रहे हैं, स्थानांतरण। अब देखो श्रृंखला स्थानांतरण क्या होता है, ये किस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी यहां पर कोई भी RH कोई अंतरक्रमण अभिकर्मक, कोई भी RH कोई भी समूह ले सकते हो, ये क्या करेगा, इस श्रृंखला समापन को रोकने में भागीदारी निभाएगा। किस प्रकार से, तो इसमें क्या होता है, ये किसका काम करता है, RH किसका काम करता है, चैन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है। ये चैन ट्रांसफर एजेंट का कार्य करेगा। कौन कौन सा समूह, RH। और ये क्या होता है, इसके अंतर्गत कोई भी एकलक अणु यानी प्रारंभिक पद, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो एकलक अणु होते हैं वो एकलक अणु क्या होते हैं, पहले अक्रिय अवस्था में होते हैं, इनको क्या करते हैं, सक्रिय बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी प्रारंभिक पदार्थ लेते हैं, वो प्रारंभिक पदार्थ इनको क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं, जो क्या करते हैं श्रृंखला प्रारंभिक श्रृंखला संचरण श्रृंखला समापन में क्या करते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत जो RH है, जो ट्रांसफर जो एजेंट है, वो किस प्रकार से करता है। तो देखो बच्चों, ले लो इसको एक को और करवा दो इसको, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे यहाँ से ले लो एक समूह ले लो कोई सा भी, जैसे ये ले समूह उतार लो यहाँ से, समापन ही तो चल रहा था, यही तो बना था समापन का अंतिम उत्पाद हमारे पास में, CH2 और CH2 मुक्त मूलक। RH अभिकर्मक के रूप में, अंतरण यानी चैन ट्रांसफर एजेंट के रूप में, तो प्लस RH। बहुत आसान है का, RL की समूह कोई टूटेगा यहां से, वही मुक्त मूलक के जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किसके पास आ जाएगा, इस CH2 के पास में। जैसे ये टूटा, RH टूटा, वियोजन करवा दो इसका मुक्त मूलक के रूप में, जैसे यू टूटा, तोड़ लिया होगा, अब तो आराम से आपने मतलब कर सकते हो। तो जैसे मुक्त मूलक के रूप में हो गया, H में मुक्त मूलक के रूप में, ये मुक्त मूलक क्या आ जाएगा, यहाँ काम आ जाएगा, और क्या हो गया हमारे पास में R उत्पाद के रूप में, यानी क्या चल रहा है, CH2 NOCH2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ से, या तो इसको U जोड़ दो या नीचे जोड़ सकते हो, या इसी को भी आप क्या बना सकते हो, जैसे ये तो CH2 एक हाइड्रोजन है तो CH3 बना सकते हो, और ये मुक्त मूलक के रूप में रहेगी। अब आप बच्चों बोलोगे सर ये R मुक्त मूलक हो गया तो फिर ये कहाँ से जाएगा, इसको समापन वाले ने, तो मैंने बता रहा था कि इसमें दो एक इकाई के रूप में ले, तो एक तो हम करवा रहे हैं, एक पीछे से इमेजिंग कर रहे हैं, जैसे काल्पनिक रूप से जैसे चलती आ रही है, तो जोड़ दो इसको, दे दो इसको यहाँ से, तो क्या कोई भी एल्किल समूह यहाँ से मुक्त मूलक के रूप में, और वो क्या हो जाएगा, दूसरी वाले के जुड़ जाएगा, तो इसके पास भी मुक्त मूलक है ऑलरेडी, उसके पहले वाली भी मुक्त मूलक है, और दोनों जोड़ के क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा, और इस प्रकार से वो श्रृंखला क्या हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, श्रृंखला स्थानांतरण के द्वारा। तो तीन कौन सी हुई, पहले तो युग्मन हुई, दूसरी असमानुपात हुई, और तीसरी श्रृंखला स्थानांतरण हुई, और अब फोर्थ देखते हैं निरोधक इनहिबिटर। हटा देता हूं बच्चों इसको, फोर्थ निरोधक इनहिबिटर।
अब देखो निरोधक के रूप में क्या लेते हैं, क्या होते हैं निरोधक, किस प्रकार से मतलब श्रृंखला का समापन करते हैं। तो निरोधक पहले तो हम देखते हैं कि निरोधक क्या होते हैं। निरोधक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सक्रिय मुक्त मूलक से जुड़कर, सक्रिय मुक्त मूलक, क्योंकि सक्रिय हो रही है अब ये चेन, सक्रिय मुक्त मूलक से जुड़कर श्रृंखला का क्या करते हैं, समापन करते हैं। यानी उसको क्या बना दिया, सक्रिय से उसको क्या बना दिया, अक्रिय बना दिया, यानी निष्क्रिय बना दिया जिसे हम कह सकते हैं, या उसको क्या बना दिया, सक्रिय से अक्रिय बना दिया उसको। कैसे? अब देखो निरोधक के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं, ये तो करते हैं, हाइड्रोक्विनोन ले सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन ले सकते हैं और डाइनाइट्रोबेंजीन ले सकते हैं। तो 3 एग्जांपल दिए मैंने, हाइड्रोक्विनोन, डाइनाइट्रोबेंजीन और तीसरा है नाइट्रोबेंजीन। अब देखो इसको किस प्रकार से हम निरोधक के रूप में किस प्रकार से श्रृंखला को रोकते हैं। तो देखो बच्चों, श्रृंखला संतरबद्ध है ये वाला, जैसे यही ले रहे हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे के पूरे को मैं मान लूं पी के रूप में, और जो मुक्त मूलक दिखाई दे रहा है इसको मैं डाल दिया ये फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी जैसे बढ़ती हुई बहुलक की जो श्रृंखला है, बढ़ती हुई बहुलक की श्रृंखला है, जैसे मैंने क्या मान लिया, बढ़ती हुई बहुलक की श्रृंखला को पी के द्वारा नोट किया मैंने और ऊपर क्या डाल दिया, मुक्त मूलक डाल दिया इसको। तो ये पी क्या है यहां पर, ये पी बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है, बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है, बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है, डाल दिया बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला। तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ती देख लिया होगा, नोट कर लेना, बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है पी। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, नाइट्रो, जैसे मैंने बताया श्रृंखला समापन में 3 मतलब एग्जाम के, हाइड्रोक्विनोन के द्वारा, डाइनाइट्रोबेंजीन द्वारा और नाइट्रोबेंजीन द्वारा। तो क्यों ना हम नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं या डाइनाइट्रोबेंजीन, कोई सा भी ले लो। नाइट्रोबेंजीन सूत्र आता होगा बच्चों, ये लो, बेंजीन रिंग बनाई और ऊपर डाल दो NO2, नाइट्रोबेंजीन, नाम डालना जरूरी है, नाइट्रोबेंजीन। ये लो, अब नाइट्रोबेंजीन किस प्रकार से बढ़ती हुई जो एकलिक या बहुलक की जो श्रृंखला है किस प्रकार से इसको रोकती है। तो देखो बच्चों, नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस आपने 11th में मतलब देख लिया था, 12th में भी आपके आएगा। तो ये किस प्रकार से जुड़ता है, किस प्रकार से जो बढ़ती हुई बहुलक की जो श्रृंखला किस प्रकार से रोकता है। तो इस श्रृंखला को मैं थोड़ा सा खोल देता हूं, नाइट्रोबेंजीन को बच्चों इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर दो, यानी दर्शा दो। इस नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं। तो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, यानी इस नाइट्रो की यदि हम रेजोनेंस के द्वारा या संरचना के रूप में देखते हैं बच्चों, तो क्या होता है, देखो N डबल बॉन्ड O और एक उपसहसयोजी बंध के द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से मैंने इसको क्या किया है, दर्शाया। उपसहसयोजी जो बंध है, इस उपसहसयोजी बंध को आप सहसयोजी यानी के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। अब देखो ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या होगा, देखो दोनों में EN के आधार पर देखो किसकी EN ज्यादा है किसकी कम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और इस आधार पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव आ गया क्योंकि बॉन्ड को खींच के ले गया, ये आ गया पॉजिटिव। इस जो अंदर जो बॉन्ड है इनको यूं भी दर्शा सकते हैं, यूं दर्शा दो इनको अंदर वाले को, दिख गया आप आराम से। अब क्या करते हैं, इनको श्रृंखला संरचना जो हमारे पास में पी था जो बहुलक है उसको क्या कर दो, यहां से जोड़ दो, और ये जोड़ने के फलस्वरूप अब देखो ये तो जुड़ गई यहां से, लेकिन जो बॉन्ड निकल के आएगा अब यहां से, इस बॉन्ड का किस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा, किस प्रकार से दर्शा सकते हैं इसको, देखो नाइट्रोजन यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आते हैं, यहाँ से ये मुक्त मूलक के रूप में टूट जाएगा, निकल जाएगा हाइड्रोजन के रूप में जैसे, और ये ऑक्सीजन तो है इसमें से, और जो बढ़ती मुक्त मूलक संरचना ये आएगी यहाँ से, और इसको दर्शा दो ऑक्सीजन। इस प्रकार से क्या होता है, श्रृंखला का संचरण यानी हो जाता है, समापन हो गया। ये लो बच्चों, इस प्रकार से ये निरोधक यानी इनहिबिटर के रूप में। तो तीनों श्रृंखला का समापन कर रहे हैं, चारों स्टेप इसमें हमने पढ़ी। पहले स्टेप थी हमारा युग्मन, दूसरा हमने पढ़ा असमानुपात, तीसरा हमने पढ़ा इसके अंदर श्रृंखला स्थानांतरण, और चौथा हमने पढ़ा निरोधक।
तो ये था मुक्त मूलक। तो बच्चों एक बार इसको जैसे आपने पढ़ लिया, अपने नोट्स की PDF आपके पास में पहुंच गई हो गई, प्रत्येक बच्चे के पास पहुंच गई, और नहीं भी पूछी है तो आप जैसे YouTube के ऊपर जैसे देखते हो वहाँ पर बच्चों कमेंट्स कर दो, जैसे सर हैं वो क्या कर देंगे, आपको इस चैप्टर की जो पूरी PDF है आपको भेज देंगे, उसको एक बार आप देख लेना। और इसको एक बार आप निकालना है खुद रफ कॉपी के ऊपर किस प्रकार से करता है, क्योंकि आपने मुक्त मूलक पढ़ा, मुक्त मूलक में बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड के रूप में इसमें 3 स्टेप में पूर्ण हो रही है, श्रृंखला का प्रारंभ हो रहा है, श्रृंखला का संचरण हो रहा है, श्रृंखला का समापन हो रहा है। अब समापन भी हमने 4 प्रकार से पढ़ लिया, इस प्रकार से श्रृंखला का समापन चारों प्रकार से पढ़ने के बाद भी अंतिम हम अब अगला चलते हैं दूसरा। अब चलते हैं आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण हटा देता हूं बच्चों, एक बार प्रैक्टिस करना है आपको, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। एक बार आप निकालोगे तो आराम से आप इसको मतलब हल कर दोगे, इतने टफ नहीं है, बहुत आसान है।